the MCQ O-level chemistry, where it is 1, 2 and May, June 19. Question number 1. There are setup given for collection of gases, and you know very well. This is for heavier gas, which is more denser than air. मतलब MR इसका जो है तकरीबन 28 से above होना चाहिए, 29 से above होना चाहिए, and it should be insoluble in water. तब ऐसा कर रहे होते हैं ड्राई सेटअप. ये insoluble गैस के लिए है, ये ठीक है. लाइट हैवी दोनों हो सकती है. ये जो है लाइट गैस के लिए, तो ये लाइटर गैस के लिए, ताकि लाइटर गैस जो है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए. ये हैवियर गैस के लिए, ताकि वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाए. और दोनों जो है, ये दोनों सेटअप जो है सॉल्युबल के लिए, ताकि पानी में एब्जॉर्ब ना हो जाए. और ये जो है इनसॉल्युबल गैस के लिए. लेट्स स्टार्ट. 1 लेस डेंसर. 1 लेस डेंसर होगी तो वो तो यहाँ से स्किप कर जाएगी, गलत. 2 डेंसर देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर. तो ये सेटअप यूज किया जा सकता है इसमें. अगर जो है वो डेंसर है या लाइटर है, तो अगर सॉल्युबल होगी ना, तो सॉल्युबल के लिए आपको या तो ये सेटअप करना पड़ेगा, या ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. पानी के थ्रू नहीं कर सकते, पानी में तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है. तो इसको हम हल्का सा टिक कर देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है. थर्ड, लेस डेंसर देन एयर एंड सॉल्युबल इन वाटर. तो थर्ड तो गलत हो जाएगा. अगर सॉल्युबल होगी तो फिर तो पानी में रह जाएगी वो गैस, तो इसमें एक्यूमुलेट नहीं होगी फिर. तो दिस इज रॉन्ग. दिस वाज आल्सो रॉन्ग. फोर्थ, डेंसर देन एयर. अगर डेंसर होगी तो वो तो यहाँ से स्केप कर जाएगी, निकल जाएगी बाहर, ठीक है. उसका जब साइज और क्या कहते हैं डेंसिटी जरा ज्यादा होगी, तो वो ऊपर तो नहीं जाएगी, इसमें इस तरफ जाके तो एक्यूमुलेट नहीं होगी, वो नीचे से निकलती जाएगी. दिस इज आल्सो रॉन्ग. जब ये रॉन्ग हो गया तो फिर हमारे पास बी ही आंसर बनेगा, व्हिच इज करेक्ट. आफ्टर एसिडिफिकेशन विद नाइट्रिक एसिड कलरलेस गैस, कलरलेस सॉल्यूशन X रिएक्ट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट. देखें, आपको पता है कि सिल्वर का दुश्मन कौन है. तो सिल्वर का दुश्मन जो है हेलाइड है. वैसे तो क्लोराइड को पकड़ते हैं हम इसके साथ. व्हाइट पीपीटी है तो कंफर्म क्लोराइड ही है. तो क्लोराइड को टेक करना है मुझे. तो क्लोराइड एंड क्लोराइड दो आ गए. उसने कहा कलरलेस सॉल्यूशन बना था, तो ये जो है आपके पास ट्रांजिशन है, तो कलर्ड होगा सॉल्यूशन, जबकि ये होगा कलरलेस, नॉन ट्रांजिशन. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर आपको RF वैल्यू दी है और कुछ एसिड दिए हैं. RF वैल्यू कैसे निकालते हैं? वो डिस्टेंस होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, RF निकालते हैं. तो आप जो है इसमें क्योंकि वैल्यूज काफी ज्यादा है, तो बेहतर तो ये है कि आप इसके लिए रूलर यूज करें. अब जो है यहाँ पर मेरे पास जो है रूलर यूज करना, इसमें थोड़ा सा मसला होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बेंच मार्क कर रहा हूँ इसको, चीजों को. ये हो गया मेरे पास सॉल्वेंट का डिस्टेंस, ठीक है. इससे मुझे डिवाइड करना है कंपोनेंट्स के डिस्टेंस को. तो अब मैं जो है ना वहां पर लाइनें खींच रहा हूँ, ताकि जो है कुछ अंदाजा हो जाए मुझे. और इस तरीके से यहाँ पर भी लाइन आ गई, और फिर यहाँ पर भी लाइन आ गई. एक डिस्टेंस मेरे पास ये बन रहा है, दूसरा डिस्टेंस मेरे पास ये बन रहा है, और तीसरा डिस्टेंस मेरे पास ये बन रहा है. देखें ये बात कि अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है मेरे पास होती, लेट्स से 10, इस वाले की वैल्यू मेरे पास 10 होती, और इस वाले की तकरीबन 5 होती, फिर तो मेरे पास आंसर आ जाता 5/10 मतलब 0.5. तो आपके पास हमेशा फ्रैक्शन में होती वैल्यू. तो फ्रैक्शन जो है, आपको मैं पूछूं 0.7 कहाँ होगा, आप बोलेंगे 0.7 यहाँ होगा. आपसे बोलूं 0.3 कहाँ होगा, आप बोलेंगे 0.3 यहाँ पे होगा. तो उस बेस के ऊपर कभी एक आध पॉइंट हो तो फिर कर लें, मतलब ऐसा ना हो कि गलती हम कर जाए, ठीक है. तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं. अगर मैं रूलर यूज करना यहाँ पे बेहतर होगा, तो आप लोग रूलर यूज कीजिएगा. अभी मैं जो है यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यूज जो है 0.5 से नीचे नीचे आ रही है सारी, ठीक है. तो 0.5 हो गया आपका तकरीबन ये, ठीक है. 1.45, 1.5. तो मुझे देखना है कि क्या वाकई मिड को टच कर रहा है कि नहीं, क्या ये इक्वल डिस्टेंस है या नहीं. तो मुझे अंदाजे से करना पड़ रहा है यहाँ पर. तो तकरीबन 0.5 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो है अगर मैं अटैच कर दूं कि ये वाला जो है 0.5 है. अब इसी बेस के ऊपर ये दोनों जो है काफी करीब करीब है. और अगर देखें आप गौर से देखें तो इसको डिवीजन करें अगर हम लोग, तो 1 से तो ज्यादा है, ठीक है. तो ऊपर वाले ये चल रहे होंगे. तो अब इन दोनों के दरमियान जो है अगर ये दो होते, तो इनके दरमियान डिफरेंस जो है बहुत स्मॉल होता, बहुत करीब करीब होते लाइनें की. तो ऐसा नहीं है.
बल्कि डिस्टेंस जरा ज्यादा है, इसलिए मुझे इन दोनों को टिक करना पड़ेगा। तो इसको लेट्स से मैं ले लेता हूँ 0.3 और इसको मैं ले लेता हूँ 0.16। इसलिए उठाया इनको कि इनमें डिफरेंस जरा ज्यादा है। वैसे तो डिफरेंस इसमें भी ज्यादा आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन रूलर से करना था तो एक छोटा सा मसला है मेरे पास, इसमें मैं रूलर यूज नहीं कर सकता, मेरे पास अभी रूलर है नहीं। आप लोग रूलर से करेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में 0.14 से तो ज्यादा ही लग रहा है मुझे, 12 ये वाला 0.1 हो जाएगा, 0.14 0.16 12। तो ये सिट्रिक, मैलिक और सैसिनिक। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बन गया। सैसिनिक तो कंफर्म है। उसके बाद ऑप्शंस में हमारे पास सिट्रिक और मैलिक आ रहा है, और क्या टार्टेरिक और मैलिक भी आ रहा है। टार्टेरिक और मैलिक हमारे पास इसमें आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस ऑप्शन में हमारे पास टार्टेरिक और मैलिक आ ही नहीं रहा सैसिनिक के साथ, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, कमेंट मुझे बता दीजिएगा अगर इसका आंसर का मसला होगा तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे आप रूलर से करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। Which gas will diffuse at fastest rate? Fastest rate का मतलब ये हो गया उसका जो MR है वो कम होना चाहिए। तो MR सबके जब चेक करते हैं तो इसका है 18 एटॉमिक नंबर होता है, MR तकरीबन 40 होता है इसका। इसको अगर चेक करें तो 36 3 का इसका हो गया एंड 8 ये हो गया, मतलब बन गया टोटल 44। सिमिलरली कार्बन जो है 12 होता है और 2 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 32, इसका मतलब हो गया 44। जबकि फ्लोरीन जो है एक होता है 9 और फिर ये 19, तो F2 का मतलब हो गया 19 19 38, इसका MR हो गया। तो इनमें से MR सबसे कम किसका आ रहा है? इसका 40 आ रहा है, फिर 44 38, तो D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स पोटेशियम एंड आर्गन रिटन। अच्छा जी, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर खैर दिया हुआ तो अच्छी बात होगी, जान छूटी हमारी इस चीज से। आर्गन हैज मोर न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन भी निकाल देते हैं। यहाँ पर माइनस किया तो 20 आंसर आ रहा है, यहाँ पे माइनस किया तो 22 आंसर आ रहा है। तो आर्गन में न्यूट्रॉन ज्यादा है देन पोटेशियम, ये बात सही निकल रही है। सारे ऑप्शन इसलिए करवाता हूँ ताकि जो है आपको इस तरीके से करेंगे ना तो कभी कभी होता है कि बहुत मतलब सिली मिस्टेक हो सकती है, तो अगर इससे इम्प्रूवमेंट भी आती है जब आप इसके देखते हैं ऑप्शन गलत क्यों हो रहे हैं, तो इसलिए बाकी ऑप्शन भी करवा रहा होता मैं। तो के हैज मोर न्यूक्लियन देन आर्गन, तो के के तो न्यूक्लियन कम है, ये बात गलत हो गई। के हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स? नो, इसके 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इसने लूज कर दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसने लिखे 20, गलत हो गया ये भी। एंड के हैज ग्रेटर मास देन आर्गन, तो मास के का कम है 39 है, आर्गन का ज्यादा है, तो ये वाली बात भी गलत होगी, ए ही करेक्ट आंसर बना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनरल डिपॉजिट is found in small grain made made entirely from element carbon, कार्बन का बना हुआ है, which property definitely be true for the grain of carbon, उसके लिए कौन सी बात बिल्कुल पक्की ठीक होगी? एटम्स अरेंज इन लेयर्स, ये ग्रेफाइट की बात हो रही है, लेकिन आपको पता है कि अगर कार्बन है तो वो डायमंड भी तो हो सकता है, तो डायमंड ग्रेफाइट दोनों हो सकते हैं। ये ग्रेफाइट की बात कर रहा है तो डायमंड का क्या करेंगे? तो डायमंड भी तो हो सकता है, उसने तो नहीं बताया कि डायमंड है ग्रेफाइट, तो उसने तो सिर्फ ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी बताई है। आपको पता है कि दो इसके एरोट्रोप्स होते हैं। दूसरा, इट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट भी आपके पास ग्रेफाइट ही होता है। बर्न टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली बात जो है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को बर्न करते हैं, एक एक्स सब्सटेंस था, आपने उसको बर्न कर दिया तो क्या होता है? बर्न करने से आपके पास बन जाते हैं रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं जो बर्न करता हूँ, एक एलिमेंट, एक मतलब हमारे पास सब्सटेंस था एक्स जिसको हम जानते नहीं थे, और पता चला आपको कि उससे जो है O2 सॉरी O2 बन गया एंड O2 बन गया एंड O बन गया, और साथ जो है उसके साथ पता चला आपको कि इसमें SO2 बन रहा है एंड और बन रहा है CO2 बन रहा है एंड H2O बन रहा है। इसका मतलब कि ये S इससे आया, कार्बन भी इससे आया एंड हाइड्रोजन भी इससे आया। तो हमें इससे पता चल गया कि इस सब्सटेंस में क्या क्या चीज है, इसमें सल्फर है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। तो कंबस्शन एनालिसिस से जाके पता चलता है। तो अगर आपके पास वाकई ही, जैसे हमने कहा था कि कार्बन और डायमंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप्स, कैसे पता चला था? दोनों की प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रेफाइट को एंड डायमंड दोनों को जब कंबस्ट किया,
कंबस्ट करने पे दोनों से पता चला कि सिर्फ एक ही चीज बन रही है एंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे पता चला कि असल में दोनों ही कार्बन के एरोट्रोप्स हैं, दोनों ही कार्बन हैं। तो ये बात सही है कि अगर कार्बन का है प्योर, ठीक है, तो उसको जलाने से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी प्रॉपर्टी उसने ग्रेफाइट की बताई। तो 3 प्रॉपर्टी तो ग्रेफाइट की बताई थी, एक प्रॉपर्टी ऐसी थी जो डायमंड ग्रेफाइट दोनों पे अप्लाई हो सकती है। तो हमें वही देखनी थी कि कार्बन है या नहीं। यहाँ पर कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड की जो है आप डॉटिंग क्रॉस कौन सी वाली सही है। तो डॉटिंग क्रॉस के लिए आपको पता है क्या करना होता है कि पहली बात देख लें कि आयोनिक कंपाउंड है। जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो फिर आपके पास ये हिसाब बनेगा। कौन कौन से हैं? कैल्शियम है जिसपे चार्ज होगा +2, और एक आपके पास है फ्लोराइड जिसपे चार्ज होगा -1। तो ये कोवलेंट कर दिया इसने, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो गए। तो ये दोनों हो सकते हैं, इनमें चेक कर रहे थे कौन सा। तो कैल्शियम पे जो चार्ज होता है दैट इज +2, इसने कैल्शियम में -2 किया हुआ, खत्म हो गया। सी काफी आसान था, बस ये पहचाना था आयनिक है या कोवलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी शेयर्ड पेयर बोला इसने इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको पता है CO2 होता है, तो उसमें ये हिसाब किताब बनता है इसका। इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो उसने पूछा पेयर, पेयर आपके पास जितनी डंडियां होती है उतने पेयर होते हैं। तो आपके पास एक पेयर हो गया ये वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया जो शेयर्ड है। तो उसने शेयर्ड पूछे थे आपसे, तो शेयर्ड पेयर आपके पास हो गए 4 पेयर पूछे, तो हो गया आपके पास 4। अगर वो कहता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, तो फिर 8 हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेटमेंट अबाउट metals are given. Metals contain lattice of negative ion. तो ये बात तो गलत है, पॉजिटिव आयन का लैटिस होता है। Electric conductance of metal is related to mobility of electrons in the structure. This is true. तो electrons जो हैं वो responsible होते हैं for the conduction of electricity. Statement 1 is wrong. तो both statements are correct जो इसने लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर मैंने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, दोनों स्टेटमेंट ठीक नहीं है। Statement 1 is correct, ये वाली बात भी गलत हो गई। Statement 2 is correct, yes, this can be the answer. 1 is incorrect. Next question. यहाँ पे कह रहा है कि आयनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल के साथ जो है आपको बतानी है किस किस की कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपके पास होता है CaCO3 सॉलिड। HCl आपको पता है कि एक्वस होता है, और ये बहुत फ्रीक्वेंट एसिड बेस की इक्वेशन है, तो आपको सबको आती होगी। कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा जो कि एक्वस है, सॉल्युबल है। वाटर बनेगा जो कि लिक्विड होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी जो कि गैस होगी। तो इस बेस के ऊपर आपके पास जो इनमें से आ सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, एक्वस एक्वस सॉलिड, HCl एक्वस एक्वस एक्वस, एंड ये एक्वस एक्वस सॉरी कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, एंड ये एक्वस हो गया। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि एरो के उस तरफ की बात हो रही है, तो मैं यहाँ बॉर्डर लाइन खींच देता हूँ, एरो के उस तरफ आपके पास कैल्शियम होना चाहिए। उसके बाद जो है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए आपके पास। तो वाटर जो है लिक्विड सही दिया है, ये गैस सही दिया है, लिक्विड सही है, गैस सही है, लिक्विड एंड गैस सही है, और लिक्विड एंड गैस सही है। तो अब आपके पास जो है इनमें से जो ऑप्शन बन रहा है, तो ऊपर वाला जो है आपके पास देखें, इस वाले में 2 गलतियां हो गई हैं, तो ये दो तो गलत हो गए। अब या तो ये है या ये है, और निकालनी कौन सी इक्वेशन है? आयनिक इक्वेशन। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इसमें आयन्स होने चाहिए। तो आपके पास आयन्स ऊपर वाली इक्वेशन में तो कोई भी आयन्स आपको नजर नहीं आ रहा, उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया। जबकि यहाँ पर आयन आपको नजर आ रहे हैं, ये भी आयन है, ये भी आयन है। असल में इसकी इक्वेशन जो है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो उसने जो है सिर्फ यहाँ पे स्टिक कर दिया थोड़ा सा इसको। मैं आपको समझा दूं कि क्या थी इसकी इक्वेशन बननी चाहिए थी, कैसे बनाते थे इसकी इक्वेशन। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। तो हम जो है यहाँ पर एक पेज लगा के आपको समझा रहे थे आयनिक इक्वेशन, दैट इज क्वाइट सिंपल। तो हमारे पास था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था, 2HCl एक्वस, एंड सिमिलरली यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, सॉल्युबल होता है, ये वाटर बनेगा जो कि लिक्विड होता है, और ये गैस।
तो मैंने आपको समझाया था आयन इक्वेशन के लिए जो चीज ब्रेक नहीं होती, स्प्लिट क्या चीज नहीं होती आयंस में, जो कि सॉलिड लिक्विड गैस, आपको बताया था कुछ इस तरीके से कि अगर एक्वस होगा तो वो आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन लिक्विड गैस एंड प्रेसिपिटेट्स जो है वो आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे। एक चीज और भी साथ बताई थी आपको कि अगर सॉलिड रिएक्टेंट साइड का हो, इसी की बेस के ऊपर हम सारे काम कर रहे थे, अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट होता है एक प्रोडक्ट होता है, अगर इसका सॉलिड है तो ये आयंस में स्प्लिट हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में सॉलिड लिखा हुआ है तो वो आयंस में स्प्लिट नहीं हो सकता। और फिर हमने जब शॉर्टकट किया था हमने कहा कि क्या चीज नहीं टूटेगी, ठीक है, क्या चीज नहीं टूटेगी, इस बेस के ऊपर आपने यहाँ पे लिखा कि H2O नहीं टूटेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं टूटेगी। फिर क्या करना था, आपको बताया था कि इसमें से एक आयन इसमें से उतारना है एक इसमें से उतारना है, तो इसमें से अगर मैं Cl को उतारूं तो Cl का तो यहाँ पे कोई है ही नहीं प्रोडक्ट में हिसाब किताब, तो Cl को उतारें या H को उतारें, H को उतारना था आपको, तो आपने यहाँ पर H लिख दिया। सिमिलरली दूसरे केस में आए, इसमें से मैं दो आयन्स हैं, अगर कार्बोनेट को उतारूं या कैल्शियम को उतारूं, अगर कैल्शियम को उतारता हूं तो कैल्शियम तो प्रोडक्ट में है ही नहीं, तो कैल्शियम नहीं बल्कि कार्बोनेट उतारना था, तो हमें कार्बोनेट लिख देना था। अब जो है इसका सोर्स जो है अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ तो एक्वस, जबकि इसका सोर्स जो है मुझे क्या लिखना चाहिए था, सॉलिड। तो असल में उस ऑप्शन में उसने कार्बन का सॉलिड जो है वो दिया नहीं, तो आपके पास इक्वेशन तो ये थी, और इसमें जो है हमारे पास जो उसने स्टेट सिंबल की वजह से हमें ये काम करना पड़ा, असल में इसकी आयनिक इक्वेशन यही थी। हम आखिर में बैलेंसिंग कर दिया करते हैं aqueous or solid. So this was actually the ionic equation for any carbonate or an acid reaction. तो यहाँ पर अगर देखें तो इसको मुझे उठाना चाहिए था, दिस वाज द करेक्ट वन, लेकिन ये जो स्टेट सिंबल की वजह से गलती की है इसलिए हमने इसको हटा दिया, इसलिए कि था थोड़ा सा, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों से शायद गलती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ कार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दिस, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स हैं, सल्फर भी एक एलिमेंट है, कार्बन भी एक एलिमेंट है, और एटम्स जो अगर सेम है, अगर एटम सेम है इसका मतलब मोल सेम है, तो मोल निकाल लें इसके, तो हम जो है निकालने की कोशिश शुरू करते हैं। हमने लिखा एक बात हो रही कार्बन की, दूसरी बात हो रही सल्फर की। सल्फर का कितना मास बताया भाई ने, 16, इसका मास आपसे पूछा है, लिख दिया आपने। फिर क्या करना, अगर मैंने यहाँ पर क्या क्या लिख दिया है, मैंने आपके पास सामने लिख दिया है यहाँ पर इसकी ग्राम, और इसके भी ग्राम लिख दिए मैंने, ठीक है। उसने यही पूछा था ना व्हाट मास ऑफ कार्बन, मैंने लिख दिया, तो ये तो हो गया। अब वो जब कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ एटम्स, इसका मतलब मोल सेम है, तो ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करूं, इसके एमआर से डिवाइड करके, इसका एमआर 32 होता है, सिमिलरली इसका एमआर कितना होता है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा, ये 16 उसका हाफ है, इसका हाफ 6, आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। जब मोल सेम पार्टिकल सेम ऐसी बात करेगा तो आपने जो है मोल सेम करने के लिए उसके मोल्स निकाल देने दोनों के, एक का नहीं पता था हमने उसको एमआर से डिवाइड किया और हमारे पास वैल्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्शन का है तो काफी आसान। एक आपको वैसे इस तरीके से बताता हूँ कि हम जो इसको वर्बली कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जो है फिर प्रॉपर मेथड से भी आपको समझाते हैं ना। 3 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड ये एंड 2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन कर रहा है, दो रिएक्शन के बारे में बता रहा है। फिर आपसे पूछ क्या रहा है, विच वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइसाइड इज प्रोड्यूस, ये कितना बनेगा। मुझे पहले चेक करना है कि इन दोनों में से लिमिटिंग कौन है, अगर इन लिमिटिंग पता चल जाएगा तो फिर मैं उससे बताऊंगा कि ये कितना बनेगा, वरना नहीं बता सकते। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक के बारे में पूछता है, या फिर दो के बारे में बताया, एक के बारे में पूछा, तो लिमिटिंग तो हो गया। अब आसान तरीका जरा देखिएगा, जो मोल रेशियो होती है वही वॉल्यूम रेशियो तो होती है, इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल करता है। तो अगर आप खुद सोचे कि अगर इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिए, तो फिर इसके अगर मैं 3 ले लूं इसका कितना चाहिए होगा, आराम से सुकून से सोचें। 2 के लिए अगर 1 तो 3 के लिए कितना चाहिए होगा, उसका हाफ, 1.5, 1.5 आपको चाहिए इसका, और दिया कितना उसने 2, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है एक्सेस में है, ठीक है। दोबारा देख ले, 2 के लिए 1 चाहिए तो आपको 3 के लिए इसका हाफ चाहिए होगा, दैट इज 1.5, बट द गिवन इज मोर, इट इज इन एक्सेस। अगर ये एक्सेस में है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यही हो गया ना, इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट से आपको रिलेट करना है इसको, ठीक। अब आप देखते जाएंगे क्या हो रहा है, अगर इसके 2 मोल्स हो इसके भी 2 मोल बनते हैं, अगर 2 से 2 बनते हैं, आपने इसके क्वेश्चन में कितने यूज किए, 3, उसके कितने बच जाएंगे 3,
सिंपल इस तरीके से सॉल्व हो सकता है नंबर 1। इसका आंसर जो है हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, क्या, डी। और अगर इसको मैं दूसरे तरीके से, मतलब उसको प्रॉपर मेथड से करवाएं, तो फिर देखते हैं कि कैसे इसको करना होता है। हमने लिखा यहाँ पर SO2 प्लस O2 एंड SO3, और ये होगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इसके लिमिटिंग रिलेटिव को फाइंड करना था। स्टेप 1 हमने लिखा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है डेसीमीटर क्यूब में दे रहा है वो, इसके बारे में भी डेसीमीटर क्यूब में दे रहा है, जो आपको प्रॉपर वे बताया था, और इसके बारे में डेसीमीटर क्यूब। पहली जो लाइन हम फिल करते हैं वो किससे करते हैं, इक्वेशन से। इसके डेसीमीटर क्यूब लिखूं, अगर मोल लिखने तो 2 लिखता, डेसीमीटर क्यूब पूछे तो कितने लिखेंगे, ये बन जाएगा आपके पास, एक मोल होता है 24 डेसीमीटर क्यूब, 2 हो जाएंगे 48 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली इसके भी मुझे डेसीमीटर क्यूब ही लिखने हैं, तो अगर मोल का कहता तो हम लिखते हैं 1, अब डेसीमीटर क्यूब कह रहे तो 1 मोल हो जाएगा 24 डेसीमीटर क्यूब। और फिर जो है ये वाली बात हम क्वेश्चन से फिल करते हैं। उसने कहा था इसके मैंने 3 यूज किए हैं, इसके उसने बताए थे SO2 के कितने बताए थे उसने, और ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के बताए थे उसने 2.0 मोल्स, 2.0 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन उसने बताया। इसको मैंने साइड पे लिख दिया, मैं चेक करता हूँ कितने चाहिए। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो सॉल्व करने में पता चला मुझे कि इसका आंसर जो है दैट इज 1.5। तो मुझे देखना किसको होता है, इसको, इसको देखना होता है कि गिवन कितना है। तो गिवन इज मोर, अगर मोर है इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये एक्सेस में है और ये लिमिटिंग रेटिंग है। पहला काम ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसी इक्वेशन को दोबारा जब यूज करते हैं तो आपका जो है इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो 2 स्टेप में होता था लिमिटिंग रेटिंग क्वेश्चन, बस इसलिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग रहा होता था। और हमने दिखाया आपको कि बहुत आसान दिया उसने, हमने वर्बली भी कर दिया था इसको आराम से, सुकून से, जब भी देता है तकरीबन ऐसे ही। तो हमने लिखा अब 2SO2 प्लस O2 एंड 2SO3। फिर हमने लिख दिया कि ये एक्सेस में था, इसको क्रॉस कर दे, इससे कुछ लेना नहीं है, असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट ये था। इसका मतलब मुझे इसको और इसको रिलेट करना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन डेसीमीटर क्यूब में, इसके बारे में भी डेसीमीटर क्यूब, तो हमने ये लिख दिया। ये वाली लाइन इक्वेशन से आती है, तो इसके हो गए 48, तो इसके भी हो जाएंगे 48 डेसीमीटर क्यूब, एक मोल 24 होता है। तो और यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा तो 3 होंगे, तो x, इसका आंसर आपके पास 3 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, वर्बली भी आपको करके दिखाते, दोनों मेथड से आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sample of magnesium hydroxide is made by adding excess of sodium hydroxide to solution of this much gram magnesium sulfate. The mass of magnesium hydroxide is this, परसेंटेज प्योरिटी। ये भी क्वेश्चन जो है 2 स्टेप में सॉल्व होता है और परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का फार्मूला मैं साइड पे लिख दूं, यहाँ पर मुझे करना क्या, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरी की जो वैल्यू आएगी, इनटू 100 करना होता है। आपके पास प्रोडक्ट जो बनी है, फॉर्म लिखा हुआ है, कितना आ रहा है 0.26 डिवाइड बाय इनटू 100, आंसर आ जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो है आपके पास कैसे निकालनी पड़ेगी, आपको कैसे निकालनी होगी, इसके लिए आपको वर्किंग करनी होगी। आपसे कह रहा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मेड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मेड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए। आपके पास मैग्नीशियम आ गया, हाइड्रोक्साइड 2 आ रहे हैं, आप यहाँ पे लगाते हैं 2, तो आयन का एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आप इसको उठा के लिखते हैं, तो बाकी बन जाएगा आपके पास Na2SO4। नाउ व्हाट यू नीड टू रिलेट दिस वन विद दिस वन, क्यों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है ग्राम और ग्राम में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो भी ग्राम और ग्राम में। पहली लाइन इक्वेशन से आती है, इसके मुझे 1 मोल की जगह ग्राम लिखने हैं, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम 24 और सल्फेट 96 होता है, तो 24 96 10 हो गया, और फिर 120, इसका MR बन गया 120। इसका निकालते हैं, तो एक आपके पास हाइड्रोक्साइड 17 होता है, 2 34 और ये 24, 8 एंड 5, तो 58 ग्राम। तो आपको ये पता चल गया कि इतने ग्राम से इतने ग्राम, मैं इसको क्रॉस चेक कर लूँ, 34 प्लस 24
58, ठीक है। और क्वेश्चन में कितने दिए उसने? क्वेश्चन में इसने यूज किए थे 1.2, तो इससे कितना बनेगा, बनना कितना चाहिए था? तो हम इसको निकालते हैं 58 इंटू 1.2 एंड डिवाइड बाय 120। इसका आंसर आ रहा है 0.58। यही 0.58 आपने यहाँ पे लिखना था, 0.58 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। तो आपके पास हो गया 0.26 डिवाइड बाय आंसर 44.8। 44.8 is the answer. Question number 14. Concentrated solution of sodium chloride, inert electrode. तो आपके पास आयन्स हो जाएंगे सोडियम का एंड क्लोराइड का, फिर पानी इसमें है तो ये भी आयन बन जाएंगे। तो इन दोनों में से कौन जाता है लोअर इंडक्टिविटी सीरीज, चुपचाप ये जाएगा। और इन दोनों में से कौन जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज किया है तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो इसका मतलब यहाँ से जाएगा आपके पास Cl। Cl कौन सी प्लेट पे जाएगा? Cl जाएगा पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, इसका मतलब कि एनोड पे क्लोरीन बनेगी। और ये जाएगा आपके पास हाइड्रोजन नेगेटिव प्लेट के ऊपर, मतलब कैथोड के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन बनेगी। तो आंसर हो गया है Which negative ions are present in copper sulfate? Aqueous copper sulfate में आपके पास कॉपर आयन होगा, सल्फेट आयन भी होगा, और एक्वस है तो वाटर का आयन भी होगा एंड हाइड्रोक्साइड भी आयन होगा। वो कह रहा है नेगेटिव आयन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे। तो नेगेटिव आयन आपके पास सल्फेट है एंड हाइड्रोक्साइड, तो सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। Which row is correct for this reaction? Reaction is the reaction that is endothermic, backward या forward। चलें देखते हैं। बेटा फॉरवर्ड जाए तो ऊपर जा रहे हैं आप, जब ऊपर जाते हैं तो एंडो होता है, तो फॉरवर्ड इज एंडो। तो इनमें से एंडो बोला कौन सा है? एंडो हो गया आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। जब ऊपर जाते हैं एंडो होता है, और जब नीचे आना होता है मतलब ऐसा, उसका मतलब एक्सो होता है। ठीक है, समझाया था आपको। अब वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी, ग्रेटेस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर किसकी होगी, फॉरवर्ड की या बैकवर्ड की। अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो आपके पास यहाँ से आपके पास ये पहाड़ जिसको ऊपर चढ़ना है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी। सो दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है। और अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है उल्टी हो जाएगी, फिर आपके पास ये आपको पहाड़ क्रॉस करना है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये जो टॉप होता है ना, ये किस जगह से अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है, और अगर आप रिवर्स मूव कर रहे हैं तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ये है। तो किसकी ज्यादा है? फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। फॉरवर्ड की हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जबकि रिवर्स की हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये आपको कुछ कंपाउंड दिए, उनका फार्मूला दिया है, उनका एमआर भी दे दिया, उनसे जो एनर्जी निकल रही है वो भी दे दी। उसने कहा कि विच कंपाउंड रिलीज लीस्ट एनर्जी व्हेन 1 ग्राम इज कंप्लीटली बर्न। थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे हम किसी एक, और उसके बाद जो इसका एक फार्मूला सा बन जाएगा उसके ऊपर हम लेके चलते हैं। चले तो शुरू करते हैं। देखिए ये कह रहा है यहाँ पर, गौर से पढ़ सकते हैं, तो एक मोल जब आप जलाते हैं तो इतनी एनर्जी निकलती है। एक मोल का मतलब हो गया आप कितने ग्राम जलाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। तो इसलिए पहले वाले के ऊपर अगर मैं बेंजीन के ऊपर काम करूं तो बेंजीन के लिए जो है मैं लिखूंगा कि 78 ग्राम से मेरे पास बनेगी 3270 एनर्जी किलो जूल। और अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं, क्योंकि 1 ग्राम की बात की है, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स। अगर इसको मैं सेट करूं तो मेरा एक्स जो है वो इज इक्वल हो जाएगा 3270 डिवाइड बाय 78 इंटू 1। अब क्योंकि आप हर बार 1 से कर रहे हैं तो आपके पास एक फार्मूला सा बन रहा है। कैसे? आपके पास ये जो चीज थी वो से लेकिन क्या चीज है, ये आपके पास है किलो जूल पर मोल, और ये क्या है आपके पास एमआर, और हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा। मतलब इसको मैं इसके एमआर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास किलो जूल पर मोल आ जाए, वो पर ग्राम आ जाएगी एनर्जी। इसको मैं इसके एमआर से डिवाइड कर दूं, सिमिलरली इसको मैं इसके एमआर से डिवाइड कर दूं, और इसको मैं इसके एमआर से डिवाइड कर दूं, सबको 1 से मल्टीप्लाई करना,
जो हम करें या ना करें एक ही बात है। वैसे आप लोगों की मैथ्स जो है डर लगता है वो लेवल में थोड़ी सी खराब होती है, मतलब वीक होती है, इसलिए 1 से चले आपको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो इस तरीके से अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे वो हो रहा है, तो मैं इसको जरा साफ करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छा अच्छा करके लिख दिया आपके सामने। तो पहले वाले ऑप्शन में इसको मैंने 78 से डिवाइड किया एंड 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दे, सारे नेगेटिव है यहाँ पर, एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है। 3270 डिवाइड बाय 78, इसका मेरा आंसर आ गया मेरे पास 41.9। दूसरे वाले में आते हैं, इसको मैं डिवाइड करूंगा 100 से, इंटू 1 कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 48। तीसरे वाले में जब चलते हैं तो तीसरे वाले में हम इसका कलर जरा चेंज कर देते हैं ताकि पहचान हो जाए आराम से। 114 से डिवाइड करना, तो मेरे पास 5510 है, डिवाइड बाय 114, ये बन गया मेरे पास 48.33 एनर्जी। एंड सिमिलरली द लास्ट वन 44 से डिवाइड करना था, तो मेरे पास 2200 डिवाइड बाय 44, आंसर आ रहा है इसका 50। तो किसमें उसने कहा कि लीस्ट एनर्जी, कम एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, तो कम 41 वाला हो गया बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रेट। ठीक है, रेट का क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा भी हुआ रेट है। अच्छा जी, अब इसमें दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या है आपको नजर आ रहा है कि दोनों की जो हाइट है वो सेम है, इसका मतलब मोल्स जो है वो सेम यूज में, दोनों की जो अमाउंट है वो सेम बन रही है, मोल्स जो है आपके पास सेम आ रहे हैं दोनों एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, अब जो है वो कह रहा है इसमें 1 एंड 2 में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1, गौर से देखिएगा, ग्राफ 1 इज एट हाई टेम्परेचर। देखिए, अगर आपके पास y से जितना पास होगी इसका मतलब कि वो फास्ट होगी, और y एक्सिस जितना दूर होगी इसका मतलब कि वो स्लो होगी। तो अगर वो हाई टेम्परेचर पे है 1, तो इसका रेट फास्ट होगा ना फिर, और फास्ट इसका आ रहा है 1 का, तो ये वाली बात ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से अमाउंट चेंज नहीं होगी, अमाउंट सेम रहेगी। दूसरी बात, ग्राफ 1 is obtained using hydrochloric acid more concentrated। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से हमारे पास जो है रेट में तो फर्क आएगा, मोल सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा उसकी इशू की वजह से हम इसको जरा कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने से रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वॉल्यूम का भी जिक्र अगर करेगा तो फिर वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमारे पास मोल सेम रखने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, ये वाली बात ठीक है, वैसे इसको क्लियर है कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने से रेट बढ़ जाएगा। एंड तीसरी बात, ग्राफ 1 रिजल्ट ऑब्टेन यूजिंग स्मॉलर पीसेस ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा जी, अगर स्मॉल पीस यूज करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे भी आपके पास रिएक्शन फास्ट होगा, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो 1 3 1 2 3 तीनों ठीक बन रहे हैं यहाँ पर। देख लेते हैं वॉल्यूम का जो इसका मोल का चक्कर होने वाला है। एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट, रेट ऑफ रिएक्शन मैग्नीशियम, द मास ऑफ मैग्नीशियम एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक इज सेम इन बोथ। ये उसने खुद बता दिया। ठीक है, तो इसका मतलब कि मास मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसने बोल दिया है कि आपके पास सेम है, तो इसी को चेक करना था कि उसका वॉल्यूम तो नहीं चेंज कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन वाली जो बात जो मेरी सेकंड वाला जो था, तो मैं डाउट था थोड़ा सा, वो क्लियर हो गया, उसने मोल्स दोनों के सेम यूज किए। तीन ऑप्शन सही है, ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, which statement is correct when catalyst is added। तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होता है आपको पता है, कैटलिस्ट से एक्टिव एनर्जी कम होती है, ऑल्टरनेट रेट मिल जाता है, एनर्जी कॉस्ट कम हो जाती है, सारी बातें हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी बात ठीक है इनमें से। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, नो इट डिक्रीजेस। कैटलिस्ट इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रिएक्शन, ये भी गलत है। इट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन, यूज्ड अप नहीं होता, यूज होता है। द गैस रेंज फिल अप मोर क्विकली व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड। तो ये कह रहा है कि इसमें गैस जल्दी बनेगी तभी तो क्विक फिल होगी, अगर हम कैटलिस्ट ऐड कर दें तो मोर क्विकली हो जाएगा काम, तो क्विक तो होगा, आंसर हो गया। एंड टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इंक्रीज व्हेन कैटलिस्ट ऐड करने से अमाउंट चेंज नहीं होगी, अमाउंट वही होगी, बस काम जरा स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ गेन ऑफ और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स में बताना। माशाल्लाह,
तीनों टर्म पूछ लिया भाई ने। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन की बात हो तो इसके लिए आप लोग क्या याद रख लेंगे, ऑयल ब्रेक। ऑयल ब्रेक, ठीक है जी। तो ऑयल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, तो इन तीनों टर्म में। तो क्या बताना है, क्या हमें रिडक्शन बताना है, तो रिडक्शन हो गया रेग, किस किस टर्म में, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मैं आ जाता हूँ हाइड्रोजन पे और इलेक्ट्रॉन्स पे। तो क्या होता है, रिडक्शन इज गेन, तो यहाँ पर भी गेन आना चाहिए और यहाँ पर भी गेन आना चाहिए, यहाँ पर काम तो बन चुका, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का अपोनेंट होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन विल बी लॉस्ट। इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, पार्शली आयोनाइज होता है, ऐसा देखना है हमें। वीक एसिड के लिए इट्स स्लाइटली डिसोसिएट इन वाटर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी रिएक्टिव मेटल, ये वाली बात भी गलत है। पुअर कंडक्टर, ये भी गलत है। ऑर्गेनिक होना, ये भी गलत है। इनऑर्गेनिक भी होता है वीक एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 22, बेस्ट मेथड प्योर सैंपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। माशाल्लाह बेटा, सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl की बात हो रही है, तो आपको सॉल्ट प्रिपेयर करना है। ये प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट पे चला जाएगा, और इस प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में आपको पता है कि क्या होता है, कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए तो इनसॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो मेथड है वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपने करवाना है। प्रेसिपिटेशन के लिए होता क्या है कि आपके पास पहला रिएजेंट भी एक्वस होना चाहिए और दूसरा रिएजेंट भी एक्वस होना चाहिए, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास बन जाते हैं प्रेसिपिटेट्स, और साथ बन जाता है हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट, और फिर हम फिल्ट्रेशन से इनको अलग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास जो सॉल्व आपको प्रेसिपिटेट बनाने थे, किसके बनाने थे, AgCl के। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो तो आपने इसको दो टुकड़ों में तोड़ देना। अगर आपके पास इनसॉल्युबल बनाना है तो आपको इसको एक्वस करने के लिए इसके साथ क्या चीज लगा दी जाए, इसके साथ नाइट्रेट लगा देंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, और इसके साथ अगर सोडियम लगा दूं तो सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ऐसा करने से आपके पास बन जाएगा साथ इसके NaNO3, एंड दीज टू सॉल्ट कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो आपके पास ये दो रीजन होने चाहिए जिनको आपने मिक्स करना है, ठीक है। इनसॉल्युबल जब भी आएगा आपके पास, आप इसको आयंस में तोड़े, एक का नाइट्रेट बना दें, एक का सोडियम लगा दें, तो आपके पास दोनों रीजन क्लियर हो जाएंगे। तो मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंपाउंड दिया है और इसकी जो है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है उसने पूछी है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इसमें हम निकालनी है, पहले इसको फार्मूले को सेट कर लेते हैं। तो फार्मूला मेरे पास बन रहा है, C इसमें एक है, O भी एक है, N दो है और H फोर है। इसका जब मैं MR निकालता हूँ तो ये बन जाएगा 12 प्लस 16, दो नाइट्रोजन मतलब 28 मतलब 4, एंड आंसर आ गया 60 इसका MR। और परसेंटेज निकालना हो काफी आसान है, तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है आपको। नाइट्रोजन के दो एटम है, इसका AR जो है वो 14 होता है, MR जो है 60 है इंटू 100। आपके पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का जो फॉर्मूला था तो यही था ना कि नंबर ऑफ एटम्स इनटू AR डिवाइड बाय MR इनटू 100, वही अप्लाई किया हमने यहाँ पर। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास जो इसकी परसेंटेज आ रही है दैट इज 28 डिवाइड बाय 60, तो 46.66 T is the correct answer. Question number 24. कौन सी बात इसमें से ठीक है स्टेटमेंट? तो पहली स्टेटमेंट वो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की जो रेशियो है 1:3 है, 1:3। उसकी वजह क्या है कि फार्मूला इसका 1:3 है। तो ये बात ठीक लग रही है, इसको हम टिक कर देते हैं। द प्रेशर यूज इज अराउंड दिस, ठीक है, इतना यूज करते हैं। उसकी वजह बता रहा है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर यील्ड अमोनिया की इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको पता है कि प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है। यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास 4 मोल्स है। प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाएगा, अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी। ये बात भी ठीक हो गई। द टेम्परेचर इज यूज 450, यूज करते हैं इतना, क्यों यूज करते हैं? अच्छा जी, ये अब आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यील्ड की बात कर रहा है, गुड यील्ड ऑफ अमोनिया
at high temperature is needed to produce good yield of ammonia. No, this is wrong. This is wrong क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, लो टेम्परेचर पे अच्छी यील्ड आ सकती है, तो इसको हम क्रॉस करने जा रहे हैं। वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज अ कैटलिस्ट, नो आयरन इज अ कैटलिस्ट, ये बात भी गलत हो गई। तो आपके पास 1 and 2 ओनली सही बनी। क्वेश्चन नंबर 25, what is the use of sulfuric acid, right? Sulfuric acid पूछा इसने, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पूछा। ब्लीच, वुड पल्प, ये SO2 का यूज है, H2SO4 का नहीं है। फूड डेरिवेटिव, ये भी SO2 का यूज है, सल्फ्यूरिक एसिड का नहीं है। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में बनाने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। एज ए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर तो नहीं होता। एज ए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, यूज टू मेक फर्टिलाइजर, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के, खुद फर्टिलाइजर नहीं है। तो सी ओनली हमारे पास बन रहा है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड? तो एटॉमिक नंबर अगर 12 है तो कंफ्यूजन हो जाएगी 2, 8 and 2, मतलब ग्रुप हो गया आपके पास 2। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी होती है? 2 पॉजिटिव, और Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? XCl2। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन से आपको ग्रुप नंबर पता चल गया, ग्रुप नंबर पता चल गया तो आपके पास उसकी वैलेंसी भी आ गई। Which property is common in all these? They have more neutron than proton. चेक करना पड़ेगा। Atomic number 20, atomic number 19 and atomic number 11। न्यूट्रॉन निकालते हैं, माइनस करते हैं सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसमें मेरे पास 20 आ रहे हैं, इसमें मेरे पास आ रहे हैं 20, इसमें मेरे पास आ रहे हैं 12। तो हमें क्या चीज चेक करनी है? मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। तो इसमें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए, हटा दें, फिर पहली बात तो गलत हो गई, बराबर। देयर आयन हैव 8 इलेक्ट्रॉन देयर आउटर शेल। इनका आयन बन जाएगा, इसका आयन बन जाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो उसमें आपके पास हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 का मतलब हो गया 2, 8 and 8। तो इसके आउटर में 8 आ रहे हैं। इसका आयन जो बनेगा पोटेशियम का, दैट इज +1। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने? 18। तो 18 का मतलब वही हो गया 2, 8 and 8, इसके भी आउटर में ही आ गए। इसका आयन जो बनेगा सोडियम का, दैट विल बी Na+, और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, तो 2, 8, इसके आउटर में भी 8 आ रहे हैं। तो इन सब के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो their ion all have in their outer shell, this is correct answer। they all sink when added to water, तो sink में कैल्शियम होगा, only कैल्शियम, वो बाकी दोनों फ्लोट करेंगे। they are deposited positive इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इनमें से कोई डिपॉजिट नहीं होता क्योंकि ये मेटल्स हैं, नेगेटिव पे अगर डिपॉजिट होंगे तो। which statement about transition metal is correct? their soluble salt usually form colored, ठीक है, तो ये कलर्ड सॉल्यूशन बनते हैं। they are in same group of periodical, ये बात सही नहीं है। ग्रुप आपके पास वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनका तो पूरा रीजन है एक पूरा, आपके पास रोज भी हैं और कॉलम भी हैं बहुत सारे, तो सेम ग्रुप नहीं है, ग्रुप काट दिया हमने। इसके बाद ऑल दे आर नॉन मेटल, ये तो बहुत बड़ा भंड मार दिया, मेटल से सारे। दे कैन बी मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, मिक्स्ड तो फिजिकल मिक्सिंग की बात कर रहा है, तो दे शुड रिएक्ट, मिक्स्ड नहीं, रिएक्ट टुगेदर। आपस में कैसे करते? आपस में तो कंपाउंड ही बनाएंगे, मेटल मेटल से क्या कंपाउंड बनाएगा? वो तो मिक्सचर बनाएगा, तो ये वाली बात भी गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 3 different elements react by losing electron, the ion all have electronic configuration 2, 8। अच्छी बात हो गई। they belong to same group, सेम ग्रुप में अगर होंगे तो ये वाली बात गलत इसलिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। पोटेशियम भी लिख देता हूँ और सोडियम, लिथियम, सोडियम लिख देता हूँ। इसके पास एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसके पास होता है 11। तो जब ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें रह जाएंगे 2, इसमें रह जाएंगे 2, 8। तो अगर पोटेशियम की बात करें जो 19 होता है, तो 2, 8 and 8। तो ये जो कह रहा है कि 2, 8 कंफ्यूजन होगी, तो नीचे की तरफ अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में तो आपके पास शेल्स पड़ते हैं,
तो आपके पास तो ये शेल्स बढ़ते जाएंगे, इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 2 शेल है, इसमें एक, तो ये वाली बात गलत है। दे आर इन सेम पीरियड, ये वाली बात ठीक है। हाँ, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास उसके बाद मैग्नीशियम आ जाएगा और उसके बाद एल्यूमिनियम आ जाएगा, दे आर कंसेक्यूटिव 11, 12 एंड 13। इसने आइन क्या बताना है? पॉजिटिव 1, इसने बताना है पॉजिटिव 2, इसने बताना है पॉजिटिव 3। क्यों? ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 3 का है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10, 10। इसके पास कितने रह जाएंगे? 10। इसके पास कितने रह जाएंगे? 10 आफ्टर लूजिंग। और 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कंफ्यूज होंगे? 2, 8। तो ये वाली बात ठीक है। दे आर नोबल गैसेस, गलत बात है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। दे आर ट्रांजिशन मेटल, ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 30, metal M is displaced from aqueous solution of M nitrate by copper। तो ये कह रहा है कि M नाइट्रेट जो था, इसका मैंने रिएक्शन किससे करवाया? वो कह रहा है कि कॉपर से करवाया। तो कॉपर ने क्या किया? असल में इसको डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो रिएक्शन हुआ। तो आपके पास M जो है डिस्प्लेस कर दिया आपने, उसकी जगह पे क्या चीज फिट कर दिया आपने? नाइट्रेट। अगर ये रिएक्शन हुआ है, इसका मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन M। तो M जो है कॉपर से नीचे आएगा। चले फिर हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, कॉपर के नीचे ये 3 मेटल्स आते हैं, इनमें से कोई एक है। M कार्बोनेट इज स्टेबल व्हेन हीटेड। तो नीचे वाले तो अनस्टेबल होते हैं, लेस रिएक्टिव है। तो M जो है, ये बताने की कोशिश करें तो M जो है आपके पास, M यहाँ पर है एंड इट इज लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल, तो स्टेबल नहीं होगा। M ऑक्साइड इज रिड्यूस टू M बाय हीटिंग विद कार्बन। क्या ये हीटिंग विद कार्बन से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट्स से MO और उसको कार्बन से रिएक्शन करवाया, तो आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और M जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, तो स्मेल्टिंग इसकी हो सकती है। M रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये वाली बात गलत है। कॉपर भी रिएक्शन नहीं करता, कॉपर के नीचे वाले भी रिएक्शन नहीं करते। M रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो देखते हैं, ये मैंने लिखा जिंक ऑक्साइड और ये लिख दिया M। ये कह रहा है कि जिंक, M जो है जिंक को रिड्यूस कर देगा, मतलब जिंक बना देगा और उसकी जगह खुद संभाल लेगा। तो ये तो उस वक्त होता अगर ये मोर रिएक्टिव होता। आपको पता है कि जिंक तो ऊपर आएगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एक्चुअली, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मोर रिएक्टिव लेस को डिस्प्लेस करता है, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है, एंड दैट इज बी। Which statement about some gases present in air is correct? Dry air contain this much oxygen। गलत कह रहा है, 21% या 20% होती है, ठीक है। मीथेन इज प्रोड्यूस इन कंप्लीट कंबशन, मीथेन नहीं प्रोड्यूस होती हुई कंबशन से। कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, ये भी गलत हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो से आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड आती है, तो ये वाली बात सही है। नोबल गैसेस मेक दिस, नो दे मेक 1%, तो ये वाली बात भी गलत थी। डिसइंफेक्ट करना है वाटर को, क्लोरीनेशन इज आंसर बैक्टीरिया किल वगैरह करने के लिए, तो ये तो सब आसान था, इसमें कुछ नहीं था। द मॉलिक्यूल of compound Q has 3 carbon-carbon single bond and 10 there is no other bond। तो हाइड्रोकार्बन हो गया। कौन सी बात ठीक है इसमें? कार्बन कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये मैंने 3 सिंगल बॉन्ड कर दिया, अगर आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3। और क्या कह रहा है कि 10 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, तो हम इसको भी चेक करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो अगर ये बोल रहा है तो ये एल्केन बन रहा है। मैं अभी आपको इसकी काउंटिंग भी करवाता हूँ, और काउंटिंग के लिए हम इसको कलर को यूज कर लेते हैं, इस वाले को। तो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कोई भी नहीं आ रहा इसमें। इट कैन बी पॉलीमराइज्ड, नो। इट डीकलराइज ecosbromine, नो। इट हैज 3 आइसोमर्स, कैन बी। इट रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपके पास जो निकला है Q एक एल्केन है, तो ये वाली बात कंफर्म है, तो आइसोमर बनाने की हमें जरूरत नहीं है।
तो एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ। विच कंपाउंड रिक्वायर लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ऐसा है जिसको लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल। ठीक हो गया जी, इसके लिए थोड़ी सी ट्राइयां मारनी पड़ेंगी आपको और फिर शुरू करते हैं। पहला जो है मेरे पास, इसको फार्मूला को मैं सही करके लिख लूंगा, तो मेरे पास बन गया C3H हो गए 8 एंड O हो गया 1। दूसरे वाले में आते हैं तो ये ऑप्शन मेरे पास A हो गया, B ऑप्शन बन जाएगा मेरे पास, C हो जाएगा 4, H हो जाएगा 8 एंड O हो जाएगा 2। इस तरीके से ऑप्शन C जो है वो मेरे पास बन जाएगा C3H8 एंड ऑप्शन डी जो है मेरे पास बन रहा है C4 एंड H8। देखें, अगर कॉमन सेंस यूज करते हैं, जितने कार्बन ज्यादा होंगे, जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उतनी ही ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, और जितने कार्बन कम होंगे कम ऑक्सीजन चाहिए होगी। ये बात तो आपको समझ आ रही होगी, जिसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें मेरे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जबकि 4 बन जाएंगे वाटर। इसमें मेरे पास बन जाएंगे 4 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 4 बन जाएंगे वाटर। देखिए, कार्बन का नंबर अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होगी। ऑक्सीजन की अगर काउंटिंग करते हैं तो ये हो गए 6 और ये हो गए 4, टोटल हो गए 10। तो 10 का मतलब हो गया आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 5O2। इस तरीके से अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे काउंटिंग करें, ये बन गए 8 और ये बन गए 4, टोटल हो गए 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यही बात अभी हमने कही थी कि जितने कार्बन ज्यादा होंगे या जितने हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उतनी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। ये बात आपके सामने है। एक तो बात आपको कही कि क्या करना है, अगर कार्बन का नंबर ज्यादा है एंड हाइड्रोजन का नंबर भी ज्यादा है, तो फिर ऑक्सीजन का नंबर भी ज्यादा होगा, एक बात। और अगर आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन अगर आपके पास दोनों सेम सेम हो, मतलब ये भी आपके पास C3H6, ये भी आपके पास है C3H6, और फिर एक और लिख देते हैं C3H6 H6O2 कर देता हूँ इसको मैं। अब इनमें ये चीज तो सेम है, ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन होंगी, ऑक्सीजन चाहिए ना आपको, अगर ऑक्सीजन जितनी कम होंगी, ऑक्सीजन जितनी कम होंगी ऑलरेडी, उतनी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी आपको, क्योंकि आपने ऑक्साइड बनाना है। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, इसमें आपको मॉडरेट चाहिए होगी, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो आपको इसमें ऑक्सीजन कम चाहिए होगी। तो ये वाली बात को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर मेरे पास फिर बन जाएंगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे और 4 बन जाएंगे वाटर। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए 10। इस 10 में से एक ऑलरेडी इसमें है, तो फिर मुझे कितने चाहिए होंगे 9। 9 करने के लिए मुझे 4.5 करना पड़ेगा। दोबारा देख लें, 6 एंड 4 10 हो गए, तो 10 में से एक ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो ये मेरे पास 9 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे। यही देखें C3H8 जो है आपके पास पहले भी आया था, तो आपके पास इसमें ऑक्सीजन नहीं थी, तो आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन है तो आपको कम चाहिए होगी। ठीक है, अगले वाले में आपके पास अगेन यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 4CO2 एंड 4H2O। और फिर बैलेंसिंग करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए चलते हैं, तो आपके पास यहाँ पर बन गया था 8 और ये बन गया 4, टोटल हो गए 12। अब 12 में से 2 इसमें हैं ऑलरेडी, तो 2 और 10, 12 पूरे करने हैं, तो आपके पास ये 10 होना चाहिए। 5 आंसर आएगा इधर, पर आपने 5 लिख दिया। अब इसको हमने कर तो दिया, लीस्ट नंबर और आपके पास वो सब कुछ आ गया, आंसर तो आपने निकाल दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक आसान तरीका भी होना चाहिए। इस तरीके से मैंने आंसर क्या निकाला, इस तरीके से लीस्ट नंबर मेरे पास किसके आगे, इसके आ रहे हैं। ठीक हो गया, अब इसको देख लिया आपने गौर से, तो इसकी बेस के ऊपर मेरे पास कौन सा आंसर बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक इसका दूसरा तरीका जो है बताता हूँ, ये आपके सामने है, आप इसको पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को। इस बेस के ऊपर मेरे पास यहाँ से जो आंसर बन रहा है, मैं इसको मार्क कर दूं पहले, ये बन रहा है लीस्ट नंबर, आंसर बन गया ए। अब इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, जो मैंने अभी पूरा कॉन्सेप्ट दिया आपको, ताकि आपका काम जो है इसमें जरा आसान हो जाए और टाइम कंजप्शन जो है कम से कम हो।
कह रहा है कि लीस्ट ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब कार्बन का नंबर कम होना चाहिए और हाइड्रोजन का नंबर भी कम होना चाहिए। इसमें कार्बन का नंबर 4 है, इसमें 3 है, तो इन दोनों में से कंपटीशन में ये आंसर हो सकता है। सिमिलरली इसमें कार्बन का नंबर जो है वो 4 है, इसमें कार्बन का नंबर 3 है, इन दोनों में से आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है, कम कार्बन नंबर। दूसरी बात, ऑक्सीजन होना नहीं चाहिए, अगर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना कम चाहिए होगा, तो इसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, इन दोनों में से आपके पास ये दो ऑप्शन बन गए ना, ये इसका फार्मूला बन गया C3H8O, इसका बन गया C3H8। अब इसमें आपके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है, तो इसलिए आपको इसमें ऑक्सीजन कम चाहिए होगी, जबकि इसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी। इन दोनों की बेस के ऊपर पहले हमने सिर्फ कार्बन की नंबर की बेस के ऊपर किया, तो इन दोनों में से हमारे पास ये दो ऑप्शन बच गए और दो ऑप्शन कट गए, और फिर इन दोनों में से जिसमें ऑक्सीजन कम होंगे, उसके लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी होंगे उसके लिए कम चाहिए होगी, तब भी आपके पास ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कार्बन का नंबर अगर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का नंबर अगर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का नंबर अगर कम होगा, तो आपकी ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए होगी। कार्बन का नंबर कम, हाइड्रोजन का नंबर भी कम एंड ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा, तो फिर आपको ऑक्सीजन कम चाहिए होगी, ये आपके पास ट्रिक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन रिएक्शन वैसे आपको बता दूं कि सीधा सीधा आपके पास एक ही तो था, नॉर्मली एल्कीन ही तो करते हैं एडिशन, इथेन एंड इथीन टू फॉर्म ब्यूटेन। ये रिएक्शन कब हुआ भाई, से बता रहा है, इथीन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म ब्यूटेन। पहली बात, ऐसा हो नहीं सकता ना, आप इथीन में हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इथेन बनेगा, ब्यूटेन तो नहीं बनेगा ना। मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जीन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ईन होता है, आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और आपके पास एन बन जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल जो है एल्कीन की टाइप होती है, और उससे आपके पास मार्जिन बन जाता है जो कि एल्केन की टाइप होती है। तो ये वाला जो है इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, ये आंसर हो गया। इथीन एंड ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, एडिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक बनती है, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये एडिशन नहीं है। टू इक्वेशन इन्वॉल्व इथेनॉल, इथेनॉल ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोज फर्मेंटेशन, blah molecular formula of carboxylic acid N1। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनेगा ना, इथेनोइक एसिड का फार्मूला हो जाता है CH3COOH, दो कट के। फिर वो कह रहा है कि कैटलिस्ट किस में चाहिए, तो कैटलिस्ट आपको फर्मेंटेशन में चाहिए थी, यीस्ट, ऊपर ऑक्सीडेशन के लिए तो नहीं चाहिए कैटलिस्ट, तो टू ओनली सी इज आंसर। ठीक है, तब कंबस्शन में ऑक्सीडेशन में कैटलिस्ट नहीं चाहिए होता। इथेनोइक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला, अभी हमने इथेनोइक एसिड लिखा था, उतारो इसको नीचे करो जरा साइड में। इथेनोइक एसिड के फार्मूला को जरा खूबसूरत करके लिखें अगर, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सी कितने हैं इसमें, तो एच कितने हैं 4, ओ कितने हैं 2, इट कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड टू दिस वन। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला CH2O। इनमें से कौन प्रोपाइल मिथेनोएट है, तो उसके मतलब एस्टर है नहीं, ये तो एसिड है, छोड़ दें इसको, ये एस्टर है, ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है। मैं कैसे पहचान रहा हूँ, आप भी वैसे ही पहचान रहे हैं। अगर COO के बाद C आ जाए तो एस्टर है, COO के बाद C आ जाए एस्टर है, और फिर COO के बाद C आ जाए तो एस्टर है, COO के बाद H आ जाए तो एसिड होता है। तो आपके पास 3 एस्टर आ गए। फिर क्या बताया था, काट दे, छुरी ले और इस मशीन पे कट मारना शुरू कर दे, डन हो गया जी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसमें प्रोब का मतलब 3 एंड मीथ का मतलब 1, तो आपका काम इसी से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें 1 आ रहे हैं, उसमें 3 आ रहे हैं आपके पास, इसमें आपके पास 1 आ रहा है, उसमें 3 आ रहे हैं, इसमें आपके पास 2 एंड 2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 2 आ रहा है इसमें। अब आपको क्या करना है कि 3 का एल्कोहल होना चाहिए, तो अगर आप इसको गौर से देखें, दिस इज एल्कोहल वाला पार्ट एंड दिस इज एसिड वाला पार्ट, तो 1 कार्बन का एसिड मिथेनोएट एंड 3 कार्बन की ओल तो प्रोपाइल।
ठीक है, दूसरे वाले में उल्टा लिखा हुआ है, गौर से देखें। तो इसमें आपके पास 3 का एसिड बन रहा है, 3 का एसिड, इसका मतलब ये प्रोपेनोएट बन जाएगा और एक कार्बन की जो है वो ओल बन रही है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, तो ये मिथाइल प्रोपेनोएट बनता है और हमें वो चाहिए था। ठीक है, तो इससे पहले जो है आप एस्टर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, काफी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी को मसला हो अभी भी इसमें, तो एस्टर की वीडियो जो है उसको देख ले, तो काफी आसान है। मैंने कहा था कि कार्बन कार्बन की लंबी चेन चल रही होती है ना, इसलिए जहाँ पे ऑक्सीजन आई वहीं पे कट मार दो, तो आपने यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे मार दिया, यहाँ पे मार दिया। फिर आप क्या करते हैं, इस तरफ कार्बन काउंट करने 1 and 3 आ रहे हैं। फिर हमने एक चीज और बताई थी कि ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये एसिड का पार्ट होता है। ठीक है, एक अल्कोहल और एक एसिड मिलकर ही बनाते हैं। सिमिलरली एसिड का पार्ट हो गया, एसिड का पार्ट हो गया। तो आपके पास यहाँ पे 2 कार्बन का एसिड आ रहा है, यहाँ पर 3 कार्बन का एसिड आ रहा है, यहाँ पर 1 कार्बन का एसिड आ रहा है। तो आपको एसिड यहाँ पे कितने का चाहिए, 1 कार्बन का एसिड चाहिए। 1 कार्बन का एसिड किसमें आ रहा है, तब ये बड़े आराम से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये कह रहा है कि इसका मोनोमर कौन होगा। तो मोनोमर निकालने के लिए क्या बताया था आपको, ये लंबी जो चेन चल रही है इसमें 2-2 कार्बन पे कट लगा के देखें, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, तो उठाएं साइड पे करें। तो कैसे करना था, ये 2 कार्बन उठाए आपने, इसके ऊपर एच लगा हुआ, इसके ऊपर सीएल लगा हुआ, इसके ऊपर नीचे भी एच है और नीचे भी एच है, ये वाले 2 कार्बन और बीच में लगा दें डबल बॉन्ड, ये होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर बन गया, टेरिलीन, मैन मेड फाइबर, क्लॉथिंग में यूज करते हैं इसको। टेरिलीन इज मैन्युफैक्चर्ड, हाउ टेरिलीन इज मैन्युफैक्चर्ड, अच्छी बात हो गई। टेरिलीन जो है आपके पास पॉलिएस्टर होता है, तो मैं लिखता हूँ पोली, ये तो काम की चीज नहीं है, असल काम की चीज है एस्टर। एस्टर किस चीज से बनता है, एस्टर बनता है आपके पास कोल एंड एसिड से। तो एन एसिड एन अल्कोहल, एन एसिड एन अल्कोहल, ये बात सही है। और टाइप कौन सी आती है, एडिशन नहीं है ये, कंडेंसेशन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।